नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स सीरीज में। आज 13 जनवरी है और आज भी हम रोज की तरह ही 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो से संबंधित पीडीएफ फाइल के लिए आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको इस वीडियो से संबंधित पीडीएफ फाइल उपलब्ध हो जाएगी। इसके साथ ही इस वीडियो को अंत तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी करें। जिन लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलते हैं लक्ष्य के साथ, लक्ष्य की ओर। तो कल के वीडियो के अंदर पूछा गया जो प्रश्न था उस पर हम सबसे पहले चर्चा करते हैं। तो कल के वीडियो के अंदर पूछा गया प्रश्न कुछ इस प्रकार था कि जिम कॉर्बेट से किस टाइगर रिजर्व में पहले बाघ को स्थानांतरित किया गया है। ऑप्शन है पन्ना टाइगर रिजर्व, बांदीपुर टाइगर रिजर्व, पालामू टाइगर रिजर्व, राजाजी टाइगर रिजर्व। तो इसका आंसर होगा राजाजी टाइगर रिजर्व। तो हाल ही में राजाजी टाइगर रिजर्व में जिम कॉर्बेट से पहले टाइगर को स्थानांतरित किया गया, पहले बाघ को स्थानांतरित किया गया है ताकि राजाजी टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या को बढ़ाया जा सके। तो इसी प्रकार देखा जाए तो जिम कॉर्बेट की स्थापना 1936 में की गई थी और ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है और इसके साथ साथ यह भारत का पहला टाइगर रिजर्व भी है। पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है भारत का? जिम कॉर्बेट है और ये भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। और ये किस राज्य में स्थित है? यह है उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इसके साथ साथ राजाजी टाइगर रिजर्व भी उत्तराखंड राज्य में ही स्थित है। ये बंगाल टाइगर के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। इसी प्रकार देखा जाए तो भारत में बाघों की स्थिति IUCN रेड लिस्ट में संकटाग्रस्त है, विश्व भर में संकटाग्रस्त है यानी एंडेंजर्ड है IUCN रेड लिस्ट में। और विश्व भर में बाघों की आबादी का 70% भारत में है। और भारत में बाघों के संरक्षण के संबंध में 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया गया था और प्रोजेक्ट टाइगर के द्वारा पहला टाइगर रिजर्व कहाँ बनाया गया था? जिम कॉर्बेट में बनाया गया था। इसी प्रकार देखा जाए तो मध्य प्रदेश बाघों की संख्या सबसे अधिक है मध्य प्रदेश में और जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या सबसे अधिक है। यानी कि राज्य की दृष्टि से देखें तो मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या सबसे अधिक है और नेशनल पार्क यानी कि टाइगर रिजर्व्स की श्रेणी में देखें तो जिम कॉर्बेट सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या अपने पास रखता है। तो इसी के साथ चलते हैं आज के वीडियो के अपने पहले प्रश्न पर। आज के वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में वेनेडियम की मात्रा पाई गई? वेनेडियम की मात्रा पाई गई। ऑप्शंस है केरल, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड। तो इसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश राज्य में अभी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने अरुणाचल प्रदेश राज्य में वेनेडियम की मात्रा का पता लगाया है और इस प्रकार से भारत में वेनेडियम का पहला प्रमुख भंडार यहाँ हो सकता है। और भारत वेनेडियम धातु के प्राथमिक उपभोक्ताओं में से है और इस वजह से यह भारत की 4% जो खपत होती है उसकी आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम, उसकी आवश्यकता का कुछ हिस्सा पूरा करने में सक्षम हो सकता है इस क्षेत्र में। और इसके साथ ही देखा जाए तो विश्व में चीन वेनेडियम धातु का सबसे बड़ा उत्पादक देश है और इसके साथ ही रूस और दक्षिण कोरिया इसके बाद इनका स्थान आता है। तो सबसे ज़्यादा वेनेडियम का उत्पादन कौन सा देश करता है? चीन करता है। और अभी भारत में किस राज्य में निक्षेप पाए गए हैं? अरुणाचल प्रदेश में इसके निक्षेप पाए गए हैं जो कि भारत की आवश्यकताओं को पूरा करने में कुछ हद तक सक्षम होगा। चीन के बाद रूस और दक्षिण अफ्रीका का स्थान आता है। वेनेडियम एक सख्त श्वेत धातु है और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? स्टील या टाइटेनियम की तनन क्षमता यानी उसमें मजबूती में सुधार करने के लिए किया जाता है और यह अत्यधिक तापमान में भी टिकाऊ होता है और जंग प्रतिरोधी है। इसी प्रकार देखा जाए तो भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग मुख्य रूप से जो स्थापित किया गया था वो 1851 में किया गया था। इसका कारण था रेलवे के लिए भारत में उपलब्ध कोयले भंडार की खोज करने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी 1851 में। तो ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? 1891 में की गई थी। उद्देश्य था तब इसका रेलवे के लिए कोयले की खोज करना। इसी प्रकार ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो मुख्य कार्य है अभी वर्तमान में राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक सूचनाएं प्रदान करना। भारत के भिन्न भिन्न हिस्सों में किस प्रकार की संरचनाएं हैं भूमि की, स्थल की, चट्टानों की या उसमें पाए जाने वाले खनिज संसाधनों का मूल्यांकन और उनका आधुनिकीकरण संबंधी इसका कार्य अभी वर्तमान में है। इसका मुख्यालय वर्तमान में कोलकाता में है और देश के लगभग सभी राज्यों में इसकी इकाइयां, एक यूनिट कार्यालय स्थापित हैं। तथा इसके अलावा देखा जाए तो लखनऊ,
जयपुर, नागपुर, हैदराबाद, शिलोंग और कोलकाता में इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित हैं। और वहीं वर्तमान में ये ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया किस मंत्रालय के साथ कार्य कर रहा है? खान मंत्रालय के साथ एक सहायक संस्था के रूप में कार्य कर रहा है। वहीं अरुणाचल प्रदेश की स्थिति देखें तो अरुणाचल प्रदेश भारत के उत्तर पूर्व में स्थित एक राज्य है, जिसके मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? पेमा खांडू और राज्यपाल बीडी मिश्रा हैं। यह भारत के 2 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, जिसमें असम और नागालैंड शामिल हैं। इसके साथ ही यह 3 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, एक भूटान, एक चीन और एक इसके पूर्व में म्यांमार के साथ ये सीमा साझा करता है। तो 3 देशों के साथ ये सीमा साझा करता है। इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी, 14 जनवरी, 15 जनवरी, 16 जनवरी। तो इसका आंसर होगा 12 जनवरी को। तो स्वामी विवेकानंद की जयंती पर 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी घोषणा 1984 में की गई थी और 1985 से हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में स्वामी विवेकानंद जी की जयंती को मनाया जाता है। इसी प्रकार देखा जाए तो इनके जन्म दिवस पर 1995 से प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन भी किया जाता है। स्वामी विवेकानंद को रामकृष्ण मिशन की स्थापना और उनके 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन में शिकागो भाषण के लिए विश्व धर्म सम्मेलन जो कि शिकागो में हुआ था, उसके भाषण के लिए जाना जाता है। और इसके साथ साथ इनके जो गुरु हैं उनका नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस था, जिनके नाम से उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। कब? 1897 में। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किसने 100 अटल टिंकरिंग लैब्स को स्वीकृति प्रदान की? ऑप्शन है नासा, जाक्सा, इसरो, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा इसरो। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने घोषणा की है अभी हाल ही में कि अंतरिक्ष शिक्षा, वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग और गणित के क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 100 अटल टिंकरिंग लैब को स्वीकृति प्रदान की है। और इसरो द्वारा यह पहल अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग के साथ शुरू की गई। किसके साथ? अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग के साथ यह शुरू की गई ये पहल। और किसने ये पहल शुरू की है? यह पहल शुरू की है इसरो ने अभी हाल ही में। इसी के साथ देखा जाए तो अटल इनोवेशन मिशन 24 फरवरी 2016 को लॉन्च की गई थी। 24 फरवरी 2016 को लॉन्च की गई थी। इसका उद्देश्य नवाचार, इनोवेशन और उद्यमिता, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए इसे स्थापित किया था। कैसे? नीति आयोग ने। तो ये किसकी पहल? एक प्रमुख पहल है, नीति आयोग की पहल है अटल इनोवेशन मिशन। अटल टिंकरिंग लैब्स स्कूलों में रचनात्मक अभिनव मानसिकता को बढ़ावा देने के लिए अटल इनोवेशन मिशन की एक पहल है। अटल इनोवेशन मिशन की पहल अटल टिंकरिंग लैब है और अटल इनोवेशन मिशन किसकी पहल है? नीति आयोग की पहल है। इसी के साथ देखा जाए तो 13 अगस्त 2014 को मोदी सरकार ने 65 वर्ष पुराने योजना आयोग को भंग करके उसके स्थान पर नए निकाय की निकट भविष्य में स्थापना की घोषणा की थी। और उसी के अनुरूप 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया की स्थापना योजना आयोग के स्थान पर की गई। यह एक सलाहकार थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है और ये सहकारी संघवाद की भावना पर कार्य करता है, क्योंकि इसमें राज्यों की समान भागीदारी सुनिश्चित की गई है। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? नीति आयोग की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है और प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त सचिवों को CEO कहा जाता है। वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजीव कुमार। और इसके CEO वर्तमान में अमिताभ कांत हैं। इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2020 में 13 पुरस्कार जीते हैं? ऑप्शन है इसरो, भारतीय रेलवे, ONGC, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा भारतीय रेलवे। भारतीय रेलवे ने अभी राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2020 में 3 श्रेणियों में 13 पुरस्कार जीते हैं, जिसमें देखा जाए तो पश्चिमी रेलवे, वेस्टर्न रेलवे को ट्रांसपोर्ट श्रेणी में पहला पुरस्कार मिला और पूर्वी रेलवे को दूसरा पुरस्कार मिला ट्रांसपोर्ट श्रेणी में ही। इसी प्रकार भावनगर में मंडल रेल प्रबंधक के कार्यालयों को प्रथम पुरस्कार मिला भवन की श्रेणी में और राजकोट के मंडल रेल को दूसरा पुरस्कार दिया गया भवन श्रेणी में। इसी प्रकार रेलवे कार्यशाला
श्रेणी में, रेलवे की कार्यशाला श्रेणी में डीजल लोकोसेड विजयवाड़ा को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ और दूसरा स्थान जो प्राप्त हुआ वो कंचरापाड़ा उत्तरी 24 परगना कार्यशाला को प्राप्त हुआ। इसी के साथ देखते हैं कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार को 1991 में लॉन्च किया गया था और ये ऊर्जा संरक्षण के प्रयासों के लिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो और ऊर्जा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि क्लास प्लस के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ऑप्शन है अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, विराट कोहली, सौरभ गांगुली। तो इसका आंसर होगा सौरभ गांगुली। हाल ही में अभी सौरभ गांगुली एडटेक स्टार्टअप है एक क्लास प्लस के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं और क्लास प्लस शिक्षकों और कोचिंग संस्थानों को मोबाइल ऐप के द्वारा लाइव क्लास लेने के लिए छात्रों के साथ अध्ययन सामग्री को साझा करने में मदद करता है। इसी के साथ देखा जाए तो सौरभ गांगुली वर्तमान में BCCI के अध्यक्ष भी हैं। BCCI यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। देश में क्रिकेट के लिए राष्ट्रीय शासकीय निकाय कौन है? BCCI है और इस बोर्ड की स्थापना यानी BCCI की स्थापना तमिलनाडु सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत की गई। कब की गई? 1928 में की गई थी। इसी के साथ देखा जाए तो यह राज्य क्रिकेट संघों का एक संघ है और राज्य संघों के प्रतिनिधि निर्धारित समय पर BCCI के अधिकारियों का चुनाव करते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है BCCI का मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश को आतंकवाद प्रायोजक देश के रूप में नामित किया? प्रायोजक देश यानी कि आतंकवाद को बढ़ावा देने और अपने यहाँ आतंकवादी गतिविधियों की प्लानिंग करने वाले देश के रूप में नामित किया है। ऑप्शन है इराक, क्यूबा, इजराइल, सूडान। तो इसका आंसर होगा क्यूबा। क्यूबा को संयुक्त राज्य अमेरिका ने आतंकवाद के प्रायोजक देश के रूप में नामित किया है और अमेरिका उन देशों को सूचीबद्ध करता है जो बार बार आतंकवाद के साथ प्रायोजकों के तहत अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के कृत्यों का समर्थन प्रदान करते हैं और इस सूची को पहली बार 1979 यानी कि 1979 में इराक, लीबिया, सीरिया और दक्षिण यमन के साथ जारी किया गया था। फिर बाद में इसमें क्यूबा को भी आगे चल के ऐड किया गया, लेकिन और 2015 में क्यूबा को इस सूची से हटा दिया गया था, लेकिन इसके बाद अब इसे फिर दोबारा से जोड़ दिया गया है। वर्तमान में देखें तो इस सूची में कौन कौन शामिल है? ईरान, सीरिया, उत्तरी कोरिया को इसमें शामिल किया गया। ईरान, सीरिया और उत्तरी कोरिया को इसमें शामिल हैं जो पहले से ही इसमें सूचीबद्ध हैं और इसके साथ साथ अभी वर्तमान में 21 को और सूचीबद्ध कर लिया गया है। क्यूबा को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। सूडान को हाल ही में इजराइल सूडान सामान्यीकरण समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद इस सूची से हटा दिया गया है। इजराइल और सूडान के बीच संबंधों को सामान्य करने के लिए अक्टूबर 2020 में एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए थे। वहीं यदि देखा जाए तो क्यूबा एक द्वीपीय देश है जो कैरेबियन सागर के उत्तर में स्थित है, जहां मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक सागर मिलते हैं। यहाँ इसकी राजधानी क्या है? हवाना है, मुद्रा पेसो है। इसको मानचित्र पर देखें तो भारत से यह पश्चिम दिशा में अटलांटिक महासागर में स्थित है। तो दोस्तों ये हमारा प्यारा देश भारत, और भारत से हम पश्चिम में चलेंगे तो हमें अफ्रीका महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम में अटलांटिक महासागर और इसमें है एक कैरेबियन सागर। कैरेबियन सागर यहाँ स्थित है और कैरेबियन सागर के उत्तर में क्यूबा देश आपको स्पष्ट यहाँ पर हो रहा होगा और क्यूबा के पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में हम देखें तो गल्फ ऑफ मैक्सिको है, मैक्सिको की खाड़ी है, मैक्सिको की खाड़ी है और क्यूबा के पूर्व में अटलांटिक महासागर हैं जो कि एक दूसरे से मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक सागर क्यूबा के उत्तर में आकर मिलते हैं। तो क्यूबा की स्थिति कहाँ है? कैरेबियन सागर के उत्तर में स्थित है, मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक सागर के बीच में। इसी प्रकार देखा जाए तो इसकी राजधानी हवाना है, हवाना इसकी राजधानी है जो कि हमें स्पष्ट रूप से यहाँ इस मानचित्र पर लोकेट हो रही है। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि वन प्लेनेट समिट का आयोजन किया गया है 11 जनवरी, 12 जनवरी, 13 जनवरी, 14 जनवरी। तो इसका आंसर होगा 11
जनवरी 11 जनवरी को वन प्लेनेट समिट का आयोजन किया गया है। 11 जनवरी 2021 को वन प्लेनेट समिट का आयोजन किया गया और यह शिखर सम्मेलन का उद्देश्य प्रकृति की सुरक्षा को बढ़ावा देना है। इसी के साथ देखा जाए तो इसकी थीम लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर है। लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर है। और वन प्लेनेट समिट ये इसका आयोजन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है, जिसमें पारिस्थितिकी प्रणालियों की रक्षा के लिए जैव विविधता पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। वन प्लेनेट समिट का उद्देश्य विश्वव्यापी पारिस्थितिकी परिवर्तन को बढ़ावा देना है। यह शिखर सम्मेलन एक तरीके से इनोवेशन और इकोनॉमी के साथ संयुक्त पर्यावरण और जलवायु संरक्षण को मापता है। और इसके साथ साथ इस शिखर सम्मेलन का आयोजन जो किया जाता है संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक और फ्रांस के द्वारा किया जाता है। इसकी शुरुआत 2017 में की गई थी। 2017 में इसका पहला शिखर सम्मेलन हुआ था, वन प्लेनेट शिखर सम्मेलन हुआ था, जो कि पेरिस जलवायु समझौते के दो वर्ष बाद किया गया। पेरिस जलवायु समझौता 2015 में किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य ग्लोबल वार्मिंग को कम करना और जलवायु परिवर्तन पर नियंत्रण स्थापित करना है। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि विरासत संरक्षण समिति द्वारा किस परियोजना को संरक्षण प्रदान किया गया। ऑप्शन है शहरी अमृत परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना, सेंट्रल विस्टा परियोजना या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सेंट्रल विस्टा परियोजना। विरासत संरक्षण समिति ने अभी नए संसद को निर्माण की मंजूरी प्रदान की है। सेंट्रल विस्टा के परियोजना को मंजूरी प्रदान की है, क्योंकि अभी हाल ही में अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने भी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी थी, जो कि राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट के बीच 3 किलोमीटर के दायरे को कवर करता है। इसी तरीके से देखा जाए तो विरासत संरक्षण समिति की स्थापना शहरी मामलों के मंत्रालय के अपर सचिव की अध्यक्षता में दिल्ली बिल्डिंग बायलॉज 1983 में धरोहर इमारतों की सुरक्षा के लिए की गई थी। और यह केवल दिल्ली और उसके आसपास के इमारतें ही इन कानूनों के द्वारा शासित की जाती हैं। इसी तरह के संरक्षण समितियां राज्य स्तर पर भी स्थापित की जाती हैं। वहीं अगर देखें तो नए संसद की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 7 दिसंबर को रखी गई थी और इसे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत विकसित किया जाएगा और इस नई इमारत का निर्माण 2022 तक पूरा होने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसी प्रकार देखा जाए तो टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा इसका निर्माण किया जाएगा और इसका डिज़ाइन HCP डिज़ाइन फर्म द्वारा तैयार किया जाएगा। नए संसद भवन का आकार त्रिकोणीय होगा, जिसमें 1244 सांसदों की बैठने की क्षमता होगी। वहीं देखा जाए तो वर्तमान संसद भवन जो है, अभी जो वर्तमान हमारा संसद भवन है, इसका निर्माण 1921 में शुरू हुआ था और 1927 में यह पूरा हुआ था। इस इमारत का उद्घाटन 18 जनवरी 1927 को लॉर्ड इरविन द्वारा किया गया और इससे एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर द्वारा डिज़ाइन किया गया था। एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर द्वारा डिज़ाइन किया गया था। इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने कोविशील्ड वैक्सीन डोज के उत्पादन के लिए किसके साथ समझौता किया है। ऑप्शन है भारत बायोटेक, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जेड्यूस कैंडिला या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। भारत सरकार ने अभी हाल ही में 11 मिलियन कोविशील्ड वैक्सीन डोज के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इस वैक्सीन की आपूर्ति भी शुरू कर चुका है और अभी हाल ही में देखा जाए तो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की विशेषज्ञ समिति ने ऑक्सफोर्ड एस्ट्रेजेनेका की कोविशील्ड वैक्सीन को मंजूरी प्रदान की थी और यह पहला वैक्सीन है जिसे भारत में मंजूरी दी गई। कोविशील्ड पहला वैक्सीन है जिसे भारत में मंजूरी दी गई और इस वैक्सीन का निर्माण भारत में ही सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा किया जा रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट विश्व की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी है और इसका मुख्यालय कहाँ है। इसका मुख्यालय पुणे में है और इसके वर्तमान CEO कौन है। आधार पूनावाला इसके वर्तमान CEO हैं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि कोविड-19 की उत्पत्ति की जांच के लिए WHO की टीम किस देश में जाएगी। ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम, लीबिया, भारत, चीन। तो इसका आंसर होगा चीन। चीन में WHO की टीम जाएगी जो कोविड-19 की उत्पत्ति की जांच के लिए, जो कि 14 जनवरी 2021 में पहुंचेगी। इसी के साथ देखा जा रहा है कि यह
टीम चीन के में एक फील्ड विजिट का आयोजन करेगी, जो कि चीन के किस शहर में करेगी? वुहान शहर में, जहां सबसे पहले कोविड-19 वायरसेस को पाया गया था। इसी के साथ WHO की इस यात्रा को लेकर चीन के अधिकारी और WHO के बीच में एक तनाव बना हुआ है, और ये देखा गया है कि कोरोना वायरस के तेज़ प्रसार के बाद भी चीन ने कोरोना वायरस से संबंधित जानकारी को छुपाया और उस पर आरोप लगाए गए हैं इस चीज़ को लेकर। इसके साथ ही WHO की कार्यप्रणाली और पारदर्शिता पर भी कई सवाल उठे थे, जिसके बाद चीन और विश्व स्वास्थ्य संगठन कोविड-19 जांच करने के लिए उन पर दबाव बना हुआ है लगातार। इसी प्रकार देखा जाए तो विश्व स्वास्थ्य संगठन स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र की विश्व स्वास्थ्य संगठन विशेष एजेंसी है, और इसकी स्थापना 1948 में की गई थी। मुख्यालय इसका कहाँ है? इसका मुख्यालय स्विट्ज़रलैंड जेनेवा में है। वर्तमान में 194 देश WHO के सदस्य हैं, और 150 देशों में इसके कार्यालय होने के साथ साथ 6 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। इसी प्रकार देखा जाए तो यह एक अंतर सरकारी संगठन है और सामान्यतः अपने सदस्य राष्ट्रों के स्वास्थ्य मंत्रालयों के सहयोग से ये कार्य करता है। इसी प्रकार हम देखें तो WHO ने 7 अप्रैल 1948 को कार्य करना प्रारंभ किया था, और इसी कारण 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये थे हमारे आज के 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आ जाते हैं अपने वीडियो के अंत में पूछे जाने वाले प्रश्न पर। तो ये प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी विकसित न्यूमोकोकल वैक्सीन किसने लॉन्च किया? ऑप्शंस हैं आपके पास: भारत बायोटेक, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, विश्व स्वास्थ्य संगठन, या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इसी के साथ ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। धन्यवाद।